वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ लागू करना ही है असंभव। देश में वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर सरकार अपनी तरफ से कई तरह की दलीलें दे रही है, वहीं विपक्ष इसके विरोध में है। देखा जाए तो इसे लागू करने में जो संशोधन होने हैं वह भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलने वाला है। मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए दो बड़े संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करना पड़ेगा। अगर सहयोगी दल के मदद से पारित हो भी जाता है तो भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलने वाला होगा। राज्य विधानसभा का चुनाव संविधान की 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट में आता है। राज्य विधानसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राज्य विधानसभाओं से यह अधिकार छीन लिया जाएगा। यह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है, इसलिए यह लागू हो ही नहीं सकता है। विधानसभा भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं रह जाएगा और इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच विषय को लेकर बंटवारा किया गया है। यह एक तरह से अधिकार का बंटवारा है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसी सूची होती है जिसमें शामिल मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है और हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन दोनों में मनमुटाव यदि होता है तो केंद्र सरकार की बात सर्वोपरि हो जाती है। संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं हो सकती है। यह बात कक्षा 7 के एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक स्पष्ट उल्लेखित करती है। केशवानंद भारती के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इस मामले में एक और संकट स्थानीय निकायों के चुनावों से जुड़ा है। सरकार ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें स्थानीय निकायों यानी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर कराने का जिक्र किया गया है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी के मुताबिक इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, जिनमें 15 दलों ने इसे लोकतंत्र और संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया था। पहली बार साल 1951 और 52 में आम चुनाव हुए थे। पहली बार चुनाव होने से उस वक्त 22 राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी साथ कराए गए थे। यह प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली थी। साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्द भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सरकार ने एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर दलील दे रही है कि एक साथ चुनाव कराने से देश के विकास कार्यों में तेजी आएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती है। आचार संहिता के दौरान नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, नई नौकरी या नई नीतियों की घोषणा भी नहीं की जा सकती है। चुनाव पर होने वाले खर्च भी कम होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी है कि सभी राज्य अपने अपने विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे और अगल बगल के राज्यों की स्थिति समझने का वक्त ही शेष नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रीय पार्टी के बीच ही यह चुनाव सिमट कर रह जाएगा। उसमें भी यह सवाल ही उठेंगे, आपको राहुल गांधी पसंद है या नहीं, आपको PM मोदी पसंद है या नहीं। राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वे राज्य में चुनाव के बाद अन्य राज्यों में चुनाव पर भी फोकस करती है। इन क्षेत्रीय पार्टियों का किसी राज्य में ठीक वोट बैंक होता है तो किसी राज्य में इनको अपने लिए जगह बनानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, संगठन मजबूत करने पड़ते हैं। ऐसे में ये उन राज्यों में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाएंगे। ऐसी सूरत में यह क्षेत्रीय पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। संविधान का रक्षक कोर्ट को माना जाता है। ऐसे में इस मामले पर कोर्ट तलवार लटकाएगा। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने का मुद्दा 1983 में भी उठा था और उस समय इंदिरा गांधी ने इसे कोई महत्व नहीं दिया था।
इसके बाद 1999 में भी यह मुद्दा लॉ कमीशन ने उठाया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया था, लेकिन उस वक्त केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार रही थी। 2014 में भाजपा ने एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। हाल ही के घटनाक्रम देख ले तो पिछले बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने असमर्थता जताई है। इस बार ही लोकसभा का चुनाव अब तक में सबसे लंबा चला था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि भारत का चुनाव दुनिया भर में सबसे सस्ता चुनाव है। भारत में चुनावों में करीब $1 अमेरिकी लगभग 84 रुपया प्रति वोटर के हिसाब से खर्च होता है। केन्या का चुनाव दुनिया के सबसे महंगे आम चुनाव में शामिल है। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं, भारत में चुनाव कराने में करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च होता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। इसके अलावे राजनीतिक दलों के करीब 60,000 करोड़ के खर्च की बात है, तो यह अच्छा है। इससे नेताओं और राजनीतिक दलों के पैसे गरीबों के पास पहुंचते हैं। SY कुरैशी के मुताबिक अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाए तो इसके लिए मौजूदा संख्या से 3 गुना ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। भारत में इस्तेमाल होने वाले एक ईवीएम की कीमत करीब 17,000 रुपये और एक VVPAT की कीमत भी करीब इतनी ही है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए करीब 15 लाख नए ईवीएम और VVPAT खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। वन नेशन और वन इलेक्शन का मामला लटक सकता है। राजनीतिक ताना बाना के हिसाब से देखा जाए तो यह मामला केंद्र सरकार देश में एक नया बहस छेड़ने के लिए ही शुरू की है, ताकि वर्तमान मौजूदा मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके उन चीजों पर राजनीति हो जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता है। पीएम मोदी की चर्चा देश में होती रही, क्योंकि विपक्ष की चर्चा से ज्यादा देश में किसी चीज पर बदलाव के मुद्दे हो जाते हैं।